Good morning, student. Today we are going to start the last chapter of chemistry, that is periodic classification of elements. As you know that up to now 118 elements have been found. To study the 118 elements and their properties is very difficult. तो इसके लिए इनके जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी को इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इनकी क्या किया जाए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सच ए वे, कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कि सिमिलर एलिमेंट्स को तो इकट्ठा रख दिया जाता है और जो डिसिमिलर एलिमेंट है, जो उनकी प्रॉपर्टी जिनकी डिफरेंट होती है, उनको एक दूसरे से अलग किया जाए। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? आप शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो शॉप पर, ग्रोसरी की शॉप पे आप जाते हो तो वहाँ क्या होता है, बिस्किट्स अलग रखे होते हैं, सोप अलग रखे होते हैं, और जो टॉफ़ीज़ हैं वो अलग रखी होती है। तो उन्होंने अलग अलग रखी होती है ना, किस लिए अलग रखा होता है शॉपकीपर ने? ताकि वो जब कोई लेने आए तो वो एकदम से उसी जगह पर जाकर जो चीज़ जिसने लेनी है वहाँ से इजीली उठा कर दे दे। इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन उन्होंने किस लिए स्टार्ट की? ताकि जो कंपाउंड हैं 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन की कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा रख दिया जाए और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, ताकि हम उनकी स्टडी इजी कर सकें। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? The main objective of classification is that the study of the chemistry of elements and their compounds simpler, कि उनकी स्टडी सिंपल हो सके, हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया। सबसे पहले स्टार्ट किया डोबर्नियर ने। डोबर्नियर ने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट की तो उसने ग्रुप्स बनाए, एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। तो उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। ओके, ही मेड द ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट्स, और उस 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने क्या कहा, ट्रायड। इसलिए इसको कहते हैं डोबर्नियर ट्रायड। क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की? डोबर्नियर ने। डोबर्नियर ने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की उसकी क्लासिफिकेशन को कहते हैं डोबर्नियर ट्रायड। क्यों कहते हैं डोबर्नियर ट्रायड? क्योंकि जो उसने क्लासिफिकेशन की उसमें उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और ग्रुप को क्या कहा गया, ट्रायड। ओके, जैसे अब उसने 3 के ग्रुप किस हिसाब से बनाए? उसने इस तरह से बनाए कि अगर हम इन तीनों जो वो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप के, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लिखते हैं तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है। आइए समझ कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास है वो जो उसके साथ वाले दोनों एलिमेंट है उनके एवरेज के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली उनके इक्वल है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डोबर्नियर्स ट्रायड। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ये दिया हुआ है, चार्ट देखो, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। उसने पहला जो फैमिली बनाई, पहला जो ग्रुप बनाया उसको कहते हैं एल्कली मेटल का। इसमें देखो 3 उसने एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, 6.9, अप्रोक्सीमेटली 7। सोडियम का है 23 और पोटेशियम का कितना है, 39। ठीक है, अब जो लिथियम का एटॉमिक मास जो है 6.9 है, सोडियम का कितना है 23 और पोटेशियम का कितना है 39। अब जब हम देखेंगे
कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23। ये 23 लिथियम और पोटेशियम के जो एवरेज एटॉमिक मास से, लिथियम और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, कितना आएगा, 22.95। और सोडियम का कितना है, 23। मीन्स 23 सोडियम के जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम के एवरेज एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं, डोबर्नियर ट्रायड। मीन्स कि 3 एलिमेंट का ग्रुप जिसमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास दोनों साइड वाले के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल हो। और हमने इनको रखना कैसे है, हम तीनों को रख कैसे रहे हैं, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है। अब डोबर्नियर ने 2 और भी बनाए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और दूसरा उसने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है। पर डोबर्नियर की लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस डोबर्नियर की थी कि सिर्फ वो 3 ही ट्रायड बना सका। जितने भी एलिमेंट्स तब तक पाए गए उसमें से सिर्फ उसको 3 ही एलिमेंट्स के वो ट्रायड मतलब 3 ट्रायड्स ही वो बना सका। सिर्फ वो 9 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सका। जैसे देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का। अब जो फास्फोरस का एटॉमिक मास है 31, वो नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एवरेज एटॉमिक मास जो हमारा कितना निकलता है, 44.45, इसके इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ट्रायड नहीं बन सका। इसलिए डोबर्नियर की ये मेन लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर सका। मीन्स उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट का ही ग्रुप बना सका। ठीक है। इसलिए इसको क्या, ये इसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया। अब आप इसको ध्यान से बार बार सुनना, तभी आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी गई थी न्यूलैंड के द्वारा। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज द न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना, न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव उसने कैसे क्लासिफिकेशन की, उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से। लोएस्ट एटॉमिक मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। और उसने कहाँ तक किया, थोरियम तक। थोरियम जो कि 56 एलिमेंट था, वहाँ तक उसने स्टडी किया। अब उसने क्या देखा, जब उसने इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा, तो उसने क्या देखा कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। मीन्स जैसे आप म्यूजिक में पढ़ते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो मतलब 8th के बाद वो स्टार्ट हो जाता है ना। इसी तरह से जब उसने भी, न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा, तो उसने क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद 8th एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और 9th एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और 10th, तो मतलब हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर। मीन्स उसने क्या कहा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर ए रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मीन्स वो रेपिटेशन, 8th एलिमेंट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो आप इसमें चार्ट है, चार्ट में आप देखोगे जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद 8th एलिमेंट क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। अब लिथियम के बाद 8th आता है सोडियम, तो लिथियम की सोडियम से मैच कर रही है। बेरिलियम के बाद 8th आता है मैग्नीशियम, बेरिलियम की मैग्नीशियम से मैच करती है।
बोरोन है थर्ड, बोरोन की मैच करती है एल्यूमिनियम से, कार्बन की मैच करती है सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की मैच करती है फास्फोरस से, ऑक्सीजन की मैच करती है सल्फर से। मीन्स हर एलिमेंट की एट्थ एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। तो इसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव। ओके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव। बट ये भी, इसकी भी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, ये मैंने नीचे लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, नीचे आ जाओ आप। लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ ओक्टेव। एक तो उसने सिर्फ जो ये था न्यूलैंड का जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, जबकि तब तक 56 एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके थे, पर ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। ऊपर चार्ट में देखो आप, जैसे लिथियम के बाद ये सिर्फ कैल्शियम, ये थर्ड जो रो है कैल्शियम, ये सिर्फ यहाँ तक ही ये है एप्लीकेबल है, उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। दूसरा आप अभी आप चार्ट में ही देखो। अब देखो कि जो हाइड्रोजन है उसने हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन रखा, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, उसने उनकी कोबाल्ट और निकल को सेम ही वो उसमें रख दिया, सेम ही रो में रखा, जबकि हम दो एलिमेंट्स को इकट्ठे कभी नहीं रख सकते। और जो आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से सिमिलर थी, उसने आयरन को अलग रखा। ये देखो लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा। इस वजह से जब उसने कोबाल्ट और निकल जो अनलाइक थे उनको सेम उसमें रखा, जबकि वो थी आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट से मैच करती थी तो उसको अलग रखा। इसीलिए ये जो न्यूलैंड का लॉ था ये भी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप सिर्फ उसमें डो बर्नियर के बुक आपके पास होगी सही, डो बर्नियर की लॉ ट्रायड और जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव है, ये आप अच्छी तरह स्टडी कर लो। ये मैं नोट्स भेज रही हूँ, एज सच आपने अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। इसका हर वर्ड आपने लर्न करना है। ठीक है, बाकी कल हम करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, वो मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी। ओके बच्चों।